हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प फॉर कोड ई लर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एग्जैक्टली कैसे चीजें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम में जैसे कि गाइस एल्गोरिदम होता क्या है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है। एज अ बिगिनर लेवल पे या एज अ एक्सपीरियंस, अगर आप मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस है लेकिन आप कोई ऐसी नई चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आप करते क्या? आप डॉक्यूमेंटेशन जाकर के पढ़ते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं साइट पे जाकर के, उसके कि एग्जैक्टली क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और एज अ बिगनर लेवल पे आप क्या करते हैं? उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है? आप यहाँ पे एल्गोरिदम डिफाइन कर लो। एल्गोरिदम मतलब होता क्या है? स्टेप जो आप लिखते हो, आप फॉर्मल एक बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल वे में भी आप एक स्टेटमेंट्स लिखते हो कॉपी में कि लॉजिक क्या रहेगा, उसी को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। सो एल्गोरिदम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन देता है कि आप प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले हैं। दैट मीन्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अस हाउ द वर्क इज डन एज पर अवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ऑब्वियसली कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो रिजल्ट हमें हमें पता होता है कि भाई रिजल्ट हमें लाना क्या है। ठीक है, यही गोल जब तक क्लियर नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी बना देंगे। हमारा गोल क्लियर होता है कि हमको लाना क्या है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल हमको स्वैपिंग करना है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है या यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल करना है, कैसे करना है, ये रिजल्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होता है। उसी के रिलेटेड हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखना है। इंस्ट्रक्शन लिखने से होता क्या है? आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्या क्या क्लियर होते हैं आगे देखते हैं। एक तो पहली चीज, आपका जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोजेक्ट पे आप दो तीन बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट पे अगर आप दो तीन लोग काम कर रहे हैं तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? किसी एक को एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए दे दीजिए। कोई एक डिजाइनिंग पे लग गया, दूसरा इंप्लीमेंटेशन पे लग गया। तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है? इस तरीके से आपका काम फास्ट हो सकता है। इंडिविजुअली अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप एल्गोरिदम उसकी डिफाइन करें या एल्गोरिदम जाकर के उसका रीड करें कि क्या एग्जैक्टली वो बोलना चाहता है, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन एल्गोरिदम प्रोवाइड यू ओवरव्यू टू इंप्लीमेंट करेक्ट लॉजिक। अब इससे आपको ये फायदा जरूर होता है कि आपको लॉजिक एग्जैक्टली क्या यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, लॉजिक किस टाइप की चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, या आपका पहले से क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर लूप यूज करना है, व्हाइल लूप यूज करना है, एलसिफ लैडर यूज करना है, नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है, एग्जैक्टली कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना है। अगर विदाउट कंट्रोल स्टेटमेंट जाना है तो कैलकुलेटिव अप्रोच में आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ये भी चीज आपकी यहाँ से क्लियर होती है कि फॉर्मूला कलेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको आप कैलकुलेटर या किसी चीज पे भी चेक कर लिए कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है, ओवरव्यू मिल जाता है और बिल्कुल आप क्लियर रहते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली डाउट कहाँ पे क्रिएट होता है? जब आप इंप्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम डिसीजन नहीं ले पाते कि यहाँ क्या यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। देन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। आप जब कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या होता है? इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो होते हैं आपके, वो पहले क्लियर होते हैं कि आपको कितने इनपुट रखने हैं, कितने आउटपुट रखने हैं, कितने वेरिएबल्स आपको लेने हैं, एग्जैक्टली कितने वेरिएबल्स को कैलकुलेट करवाना है, डिस्प्ले कौन सा वेरिएबल करवाना है। सारी चीजें आपकी प्रीडिफाइंड पहले से ही क्लियर हो जाती है यहाँ पे। देन इट इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ये बात आप पहले ध्यान में रखें कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने जाएंगे कि हमने एल्गोरिथम सी लैंग्वेज के लिए अलग से बनाना है, सी प्लस के लिए अलग से बनाना है, जावा के लिए अलग से बनाना है, पाइथन के लिए अलग से बनाना है, सबके लिए अलग अलग एल्गोरिथम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एल्गोरिथम आपका एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखना है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही तो समझता है। आप कोडिंग में करते क्या? इंस्ट्रक्शन ही तो देते हो। तो वही चीज आपको कैसे लिखनी है, ये चीज एल्गोरिदम पे आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी इन चीजों को फॉलो करती है क्योंकि इससे काम इजी होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इजी होता है। सो काम तो हमें करना है, लेकिन काम अगर सही डायरेक्शन में नहीं होता है ना, तो काम काम नहीं होता है फिर आपका। ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। देन एल्गोरिथम यहाँ पे हम देखते हैं जैसे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का यूज करना है मतलब तीसरे बंदे का यूज करके वैल्यू एक्सेस करना है। जैसे कि तीन लोग हैं, ए बी सी, ए और बी, ए के हाथ में भी 5 किलो का वेट है और बी के हाथ में भी 5 किलो का वेट है। दोनों को एक्सचेंज करना है, ए को बी को, दोनों को एक्सचेंज करना है अपना वेट। अब कंडीशन ये है कि बिना नीचे रखे वो वेट को एक्सचेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसलिए वो एक थर्ड पर्सन को बुलाएंगे हेल्प के लिए कि चलो जो ए पर्सन है वो क्या करेगा, टेम्पररी वाला जो पर्सन उसके हाथ में अपना प्रोडक्ट अपना वेट दे देगा। उसका अभी जो है कि वो एम्प्टी है, तो फिर वो जो पर्सन बी है उससे वो डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। फिर पर्सन बी जो है वो बेसिकली आपका टेम्पररी पर्सन से डेटा ले लेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना है, इसमें वैल्यू वन को मैंने यहाँ पे सेव करके रख दिया, एकदम बिल्कुल सेफ है। वैल्यू वन का डेटा कहाँ सेफ है? टेम्प में। तो अब वैल्यू वन में मैंने क्या किया, वैल्यू टू का डेटा ले लिया। और वैल्यू टू ऑब्वियसली क्योंकि मुझे एक्सचेंज करना था वैल्यू वन का वैल्यू टू में, और वैल्यू टू का यहाँ पे वैल्यू वन में लेना था। सो अभी वैल्यू टू में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्प का डेटा ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू टू में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्प का डेटा
बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों डेटा एक्सचेंज हो गया और फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे, वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को। तो एल्गोरिदम है, मैं इसी को आपको इंप्लीमेंट करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप कैसे एग्जैक्टली जो है कि यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग पार्ट पे। यहाँ पे हम लोग कोड डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू लेना है इनपुट में। ठीक है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 हमको यहाँ पे इनपुट में ले लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू 1 इक्वल टू, और जो भी डेटा यहाँ आता है गाइज वो एग्जैक्टली आता है आपके स्ट्रिंग के केस में। तो बेटर है कि मैं पहले उसे, जो डेटा ले रहा हूँ उसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर लूँ। और यहाँ पे आपको C++ के जैसा ऐसा नहीं है कि आप प्रिंटफ में अलग से लिख करके बताओ कि क्या इनपुट देना है, फिर स्कैनअप से इनपुट लो, ऐसा नहीं। आप एक ही जगह पे काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ, या बोल सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, या एंटर वैल्यू ऑफ वैल1 बेटर रहेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, या इंटर फर्स्ट वैल्यू, ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा, जैसा आपको समझ में आए। देन जा करके यहाँ पे सेकेंड इसमें हम लोग ले लेते हैं, जैसे वैल्यू 2 इक्वल टू इंट। फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर में इनपुट ले लेना है। ठीक है, इनपुट फंक्शन में एंटर, ओके यहाँ पे गलती हो रही है एक, या बेटर यहाँ पे इसको ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सो बस यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट, सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं। देन यहाँ पे हम लोग लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो लॉजिक हमारा जो था, यहाँ पे हमने देख लिया था कि भाई 2 वैल्यू लेना था यूजर से, वो हम लोग ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे लॉजिक ये इंप्लीमेंट करना है, तो मैं ये लॉजिक इंप्लीमेंट करते जाऊंगा। टेम्प में मैं क्या करूंगा, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और टेम्प में मैं डाल देता हूँ वैल्यू 1 को। ठीक है, फिर जाकर के मैं क्या करता हूँ, वैल्यू 1 जो मेरा अभी डेटा सेफ है, कहाँ पे सेफ है, टेम्प के अंदर में सेफ है। तो वैल्यू 1 में मैं वैल्यू 2 का डेटा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब ले लेता हूँ। तो वैल्यू 2 का डेटा आ गया वैल्यू 1 में, ये काम तो हो गया। फिर वैल्यू 2 में अब मैं क्या करता हूँ, टेम्प डाल देता हूँ, क्योंकि टेम्प में मैंने किसका डेटा रखा हुआ था, वैल्यू 1 का, तो ये भी आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट में हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि वैल्यू वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 इक्वल टू, इसका डेटा मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, किसका, वैल्यू 1 का। देन कॉमा, फिर मैं चाहता हूँ एक स्पेस आ जाए इसके बीच में, तो स्पेस लेकर के फिर से मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू 2। ठीक है, वैल्यू 2 इक्वल टू, फिर से मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और वैल्यू 2 का डेटा यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, और इसको मैं रन करके देखता हूँ, क्योंकि इन दोनों को डिस्प्ले करवाना था। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे बताया भी था कि डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ये दोनों का डेटा जो रहेगा, ये दोनों का डेटा को मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये करवाना है। ठीक है, तो 4 एंटर किया, 5 एंटर किया। ठीक है, डेटा तो आ रहा है, लेकिन हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि एग्जैक्टली पहले कौन सा डेटा था। तो बेटर होगा कि चलो इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने ये प्रोग्राम खुद ब खुद किया है, लेकिन दूसरों को नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे बिफोर स्वैपिंग, ओके, बिफोर स्वैपिंग एंड देन आफ्टर स्वैपिंग, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और अब इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो हमें रिजल्ट बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दिया हुआ है 4 एंड 5 में यहाँ पे दे दे। तो आप देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यू 1 में क्या था आपका 4 था, और वैल्यू 2 में क्या था 5 था। ठीक है, देन जाकर के आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू 1 में क्या डेटा आ गया आपका, वैल्यू 1 में डेटा आ गया 5 और वैल्यू 2 में डेटा आ गया 4। एक्चुअली इसके बीच में डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मीनिंग क्रिएट कर दे रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, फिलहाल तो हमें समझ में आ चुका है ये चीज। तो हम लोग फिर बैक टू पवेलियन चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, जैसे इसका लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। ए और बी की वैल्यू लेनी है जैसे हम ले रहे थे, देन यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस बी अगर हम लोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू हमने 100 लिया और b की वैल्यू हमने 200 लिया, तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300, और 300 बैक टू किस में सेव हो जाएगा, a में, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें सेव हो जाएगा। हालांकि एल्गोरिथम गाइज होता क्या है, एल्गोरिथम को जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं वो सारा थ्योरेटिकल वे में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके अप्रोच नहीं करते, बट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको फिर भी कि आपको जितना हो सकता है क्लियर कट तरीके से समझ में आना चाहिए। अल्टीमेटली हमारे समझ में आना चाहिए, हमारा गोल है।
तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी तरीके से चले जिस तरीके से हमको हो सकता है डिफिकल्ट हो रहा है कोई चीज समझने में, आप इजी वे से भी जा सकते हैं। सो फिर बी में अब हमें ए के अंदर में हमारा क्या आ गया 300 आ गया, ठीक है, ए के अंदर में हम लोग बोल सकते हैं कि 300 है। फिर बी इक्वल टू ए माइनस बी, अब ए का वैल्यू अभी आप देख सकते हो 300 है और बी की वैल्यू आपने जो ली थी वो 200, तो 300 माइनस 200 कितना हो जाएगा 100, किस में गया बी में। और फिर ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर आप करेंगे यहाँ पे तो ए के अंदर में अभी क्या है आपका 300 और बी के अंदर में आपका 100 है, तो 300 माइनस 100 200, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट इसको अगर आप कॉपी पे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस वेरिएबल में हमारा कौन सा डेटा जाना चाहिए, फिर डिस्प्ले करवा देना है हमें। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसी प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़े चेंजेस करता हूँ। जैसे कि मैंने वेरिएबल वहां पे डिफाइन कर दिया हुआ है ए, तो चलो ए और बी हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि आपका मेमोरी यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। आपको वहाँ 3 वेरिएबल ले रहे थे, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल में ही काम कर रहे हो, तो आपका जो है कि मेमोरी यहाँ पे सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल मैंने वहां से डिलीट कर दिया है, बी ए एंड अगेन बी, ठीक है। सो ये डेटा तो हमने चेंज कर दिया लेकिन हमने वैल्यू नहीं लिया है अभी तक, तो हम लोग यहाँ पे अब कर लेते हैं। जैसे कि a इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाते हुए चले जा रहा हूँ। a इक्वल टू ए प्लस बी मतलब अगर मैंने a की वैल्यू 100 ली और b की वैल्यू 200, तो a प्लस 100 प्लस 200 300 किस में स्टोर हो जाएगा, a में स्टोर हो जाएगा। फिर जाकर के b इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, b इक्वल टू ए माइनस बी। अब b इक्वल टू ए माइनस बी इन द सेंस, लॉजिक मेरा क्लियर है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने जैसे कि ए है, ए हमने लिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और ए में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ए का डेटा मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे आपको पहली बताया कि 200 ले लिया, और बी का डेटा मैंने ले लिया 100, तो 200 प्लस 100 300, ये किस में स्टोर हो जाएगा, आपके ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ इसके अंदर आपका 300 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, फिर आपका यहाँ पे आपका डिफरेंट थोड़ा सिचुएशन रहेगा बी, ठीक है। तो बी में आप क्या कर रहे हो यहाँ पे ए माइनस बी, तो आपका जो है ए में क्या था पहले 300 हो गया था, तो 300 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का डेटा मतलब 100, तो 200 आपको बचेगा। इस तरीके से लॉजिक आप चेक कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करते वक्त, ठीक है। देन जा करके ए, क्योंकि जो है कि हमने बी में तो डेटा डाल दिया, अब ए में हमको डेटा सेम चीज डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज ए माइनस बी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ए प्लस बी 100 प्लस 200 300 ए में आ गया, फिर बी इक्वल टू ए माइनस बी करना है, तो अभी ए में 300, तो 300 माइनस 200, ठीक है, बी की वैल्यू हमने 200 ले ली, 300 माइनस 200 100 किस में चला गया बी में। हमारा गोल था भाई बी का जो डेटा, ए का जो डेटा ए में हमने 100 लिया था वो किस में चले जाना चाहिए, आपके बी में चले जाना चाहिए, वो तो चला गया हमारा। देन जाकर के यहाँ पे ए में अभी हमारा फिर से डेटा आ जाना चाहिए किसका, बी का 200, तो ए इक्वल टू ए माइनस बी 300 माइनस 100 200 किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल तरीका है, यहाँ पे ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं इसे रन करता हूँ, चलो मैं इस बार डिफरेंट वैल्यू एंटर करता हूँ 3 एंड 7। तो आप देख सकते हैं वैल्यू 1 में क्या है 3 है बिफोर स्वैपिंग, और वैल्यू 2 में 7 है। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू 1 में 7 आ गया और वैल्यू 2 में 3 आ गया। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से मैं फॉलो करते हुए चले जा रहा हूँ। यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वही स्टेटमेंट यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सीसी प्लस प्लस का कर रहे होते तो वहां पे थोड़े से स्टेप्स और आप बोल सकते हैं कि थोड़े से स्टेप्स और ज्यादा लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करो फिर यूज करो, ये सिस्टम जो है आप करते हैं। यहाँ पे वैसी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है, हमको जहां यूज करना है हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम लोग क्लास वगैरह के यूज से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर कंस्ट्रक्टर में हम सारे डेटा मेंबर सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। बट राइट नाउ ये विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो दैट्स वाई जो है कि दैट मीन्स विदाउट अ क्लास वगैरह है, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे ही करके देखें। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं एल्गोरिदम को कैसे फॉलो कर रहा हूँ, एल्गोरिदम को चेक कर रहा हूँ, एल्गोरिदम के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस आप कैसा अप्रोच यूज करना चाहते हो। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास अगर एल्गोरिदम पहले से क्लियर है, ये एल्गोरिदम मतलब ये स्टेप्स आपने पहले से बनाए रखे होंगे कि लॉजिक क्या होगा,
विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल अगर आपको डेटा एक्सचेंज करना है तो उसका लॉजिक क्या रहेगा, ये चीज आपको पहले से क्लियर रहेगी। तो बस आपको करना क्या है, कोड में जाके उसको इंप्लीमेंट करना ही है। और आपको कोड आता ही है तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको थोड़ी सी भी चीजें पता है आप जाकर के वहां इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा फायदा आपको हो सकता है।